जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी यूपीएसआई की मूल विधि प्लस भारतीय संविधान की ये क्लास होती है और आज की ये हमारी 28वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 27 क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो कि यूपीएसआई मूल विधि के नाम से बनी हुई है। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास में आपके टोटल जो है 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 25 क्वेश्चंस आपके मूल विधि के और 25 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के। इन 50 क्वेश्चनों में आप लास्ट में जो है कमेंट में बता सकते हैं कि आपके टोटल जो है कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब से लागू है। तो बताइए दोस्तों, ये जो है कब से लागू हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1913 से ये लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि इस अधिनियम में जो है 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की गई थी और इसे लागू 9 दिसंबर 2013 से जो है किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, किसी कार्यस्थल के संबंध में व्यथित महिला से अभिप्राय है। तो बताइए दोस्तों, किसी भी कार्यस्थल के संबंध में व्यथित महिला से क्या अभिप्राय है। तो राइट आंसर बनेगा इन चारों में से ऐसी महिला जो प्रत्याशी पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है लैंगिक उत्पीड़न से निवारण, धारा 3, ये आपका जो है सही दिया गया है। दूसरा कह रहा है आंतरिक परिवाद समिति का गठन, धारा 4, ये भी आपका सही दिया गया है। अगला कह रहा है स्थानीय परिवार समिति का गठन, धारा 6, तो ये भी आपका सही दिया गया है। स्थानीय परिवार समिति का गठन धारा 6 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। और लास्ट कह रहा है सुलह, धारा 9, ये आपका गलत दिया गया है। सुलह के बारे में प्रावधान जो है इस अधिनियम के धारा 10 में दिया गया है, ना कि 9 में। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन कार्यस्थल के अंतर्गत आता है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है कार्यस्थल के अंतर्गत आता है। पहला कह रहा है शैक्षिक संस्थान, दूसरा है मनोरंजन स्थान, तीसरा है हॉस्पिटल और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बता दें, कार्यस्थल के अंतर्गत जो है ये सभी के सभी आते हैं। शैक्षणिक संस्थान, मनोरंजन संस्थान, हॉस्पिटल, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। और बता दें, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 2 के आणा के अंतर्गत मनोरंजन स्थान, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान आदि जो है सारी चीज़ें कार्यस्थल के अंतर्गत आती हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद करने के लिए समय सीमा है। तो बताइए दोस्तों, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद करने की समय सीमा क्या है। तो राइट आंसर बनेगा घटना की तारीख से 3 माह तक जो है इसका परिवाद करने की समय सीमा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, घटना की तारीख से 3 माह तक। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्य या व्यवहार लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है कार्य या व्यवहार लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथ में खाना खाने का अनुरोध करना, यही जो है लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत नहीं आता है। और बाकी सभी अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य दिखाना, शारीरिक संपर्क एवं फायदा उठाना, ये सभी के सभी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। और बता दें, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 2 के अंगा में जो है लैंगिक उत्पीड़न संबंधी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी धारा में, 2 के अंगा में इससे संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं।
आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आंतरिक परिवार समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, आंतरिक परिवार समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यस्थल का नियोजक के द्वारा जो है इसका समिति का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 के अंतर्गत किसी कार्यस्थल पर प्रत्येक नियोजक लिखित आदेश द्वारा जो है आंतरिक परिवार समिति का गठन जो है करता है। तो किस आधार पर लिखित तौर पर जो है किया जाता है, ये आपका यूपीएसआई 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सुलह किस प्रकार प्रक्रम पर हो सकता है। तो बताइए दोस्तों, सुलह जो है किस प्रक्रम पर हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जांच प्रारंभ होने से पहले जो है सुलह प्रक्रम हो सकता है। अगर जांच शुरू हो जाएगी तो आपका सुलह प्रक्रम जो है नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी जो है घटना या कोई भी मामले में सुलह प्रक्रम तभी होगा जब उसकी जांच शुरू होने के पहले ही हो जाएगा। अगर दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा है और मुकदमे की जो है संभावना आ गई है तो उनके बीच में सुलह वाली बात जो है उस मुकदमे के कार्य को शुरू करने से पहले जो है उनके बीच सुलह जो है थाना प्रभारी द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, या तो मजिस्ट्रेट द्वारा, अगर वो नहीं होते हैं तभी जो है मुकदमा कायम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से स्थानीय परिवार समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, कोई भी स्थानीय परिवार समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 साल या वर्षों में पारित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा जो है अधिनियम है जो महिलाओं से संबंधित है, जो पिछले 2 साल या 2 वर्षों में पारित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यस्थल पर महिलाओं पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, यही जो है लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की कौन सी धारा जांच कार्यवाहियों एवं संबंधित पक्षकारों के नाम, पहचान और पते को प्रकाशित या सार्वजनिक करने पर रोक लगाती है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा जो है इन सब चीज़ों में रोक लगाती है। जांच कार्यवाहियों से संबंधित पक्षकारों के नाम, पहचान पत्र और पते पर जो है रोक लगाती है, कौन सी धारा। तो धारा जो है 16 जो है इन सब चीज़ों में रोक लगाती है। लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 16 के अनुसार इन पर जो है रोक लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम में खाली जगह नियोक्ता द्वारा खाली जगह या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय या शाखा में आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने की आवश्यकता होती है। तो बताइए दोस्तों, इन दोनों खाली जगह में क्या भरा जाएगा। तो इनमें पहले वाले में जो है सार्वजनिक की उत्पीड़न अधिनियम में सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा 15 या उससे अधिक जो है कर्मचारियों को 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर जो है आपका सार्वजनिक भरा जाएगा। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने हेतु कामकाजी महिलाओं के लिए वह कौन सी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है जो नवंबर 2017 को मेनका गांधी द्वारा शुरू की गई थी। तो बताइए दोस्तों, कौन सी ऐसी शिकायत प्रबंधन प्रणाली है जो नवंबर 2017 में मेनका गांधी द्वारा शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी बॉक्स, यही जो है शिकायत प्रणाली मेनका गांधी द्वारा शुरू की गई थी। तो बता दें सी बॉक्स होता क्या है। तो सी बॉक्स का मतलब जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है ये एक प्रकार का, और इसे नवंबर 2017 में मेनका गांधी द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, एक प्रकार का ये शिकायत बॉक्स होता है जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स ये होता है।
याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लागू होता है। तो बताइए दोस्तों ये जो है कहाँ पर लागू होता है? केवल संगठित क्षेत्र में, केवल असंगठित क्षेत्र में, तीसरा कह रहा है ए एवं बी दोनों में, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था। तो बताइए दोस्तों ये अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये जो है 13 सितंबर 2005 को जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ था तथा इसे 26 अक्टूबर 2006 को संपूर्ण भारत में जो है लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा दोनों तारीखें जो है पूछा है एग्जाम में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष खाली जगह में अधिनियमित किया गया था। तो ये जो है आपका 2005 में, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया 2005 में जो है अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्न में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी केवल एक साझा घर में निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है और एक साझा घर का अर्थ केवल पति का या संयुक्त परिवार जिसका एक समुदाय सदस्य पति का है का घर होगा। तो बताइए दोस्तों ये जो है किस वाद में कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा SR बत्रा बनाम श्रीमती तरुणा बत्रा 2007 SCC 169 में जो है इसको जो है बताया गया है वाद में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा 2011 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। तो बताइए दोस्तों इसमें जो है क्या क्या शामिल है? यौन दुरुपयोग, दूसरा है आर्थिक दुरुपयोग, तीसरा यौन एवं आर्थिक दुरुपयोग दोनों, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है यौन और आर्थिक दुरुपयोग दोनों के दोनों शामिल हैं। ठीक है घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इस अधिनियम के द्वारा परिवार में महिला के साथ शारीरिक, आर्थिक, मानसिक दुर्व्यवहार व यौनिक हिंसा घरेलू हिंसा की परिधि में लाया गया था और इसे जो है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत 13 सितंबर 2005 को मिली थी। तो याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो इसका जो है विस्तार संपूर्ण जो है भारत पे है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदक पत्र प्रस्तुत कर सकता है? तो बता दें आवेदक पत्र जो है इसके ऑप्शंस कह रहा है व्यथित महिला, दूसरा कह रहा है संरक्षा अधिकारी, तीसरा कह रहा है व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है आवेदन पत्र जो है कोई भी व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है, चाहे वो व्यथित महिला प्रस्तुत करे, चाहे संरक्षा अधिकारी प्रस्तुत करे, या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति जो है आवेदन को प्रस्तुत कर सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस अधिनियम में। ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले में सद्भावनापूर्वक सूचना देता है उसका खाली जगह है। तो इन चारों में से राइट हो जाएगा कि उसका कोई भी दायित्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा?
जो पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य हो। तो राइट आंसर हो जाएगा पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में खाली जगह शामिल नहीं है। तो बताइए दोस्तों, घरेलू हिंसा अधिनियम में कौन सी परिभाषा शामिल नहीं है चारों विकल्पों में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक शोषण। यही जो है इस अधिनियम की में परिभाषित नहीं है, और बाकी आपका यौन उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, ये सभी के सभी इस अधिनियम में जो है परिभाषित है। और बता दें, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, आर्थिक शोषण और मौखिक एवं भावनात्मक शोषण, ये सारे के सारे जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक शोषण इस अधिनियम में जो है शामिल नहीं है। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के पहले का अपराध होगा। तो बताइए दोस्तों, धारा 31 के पहले में क्या प्रावधान दिया गया है घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है संज्ञेय और गैर जमानती से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा दुरुपयोग शामिल नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक दुरुपयोग, इसी को जो है शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ से आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं, क्योंकि आपके 25 क्वेश्चन मूल विधि के होते हैं और 25 क्वेश्चन भारतीय संविधान के होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका नगर या कस्बा दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित निकाय दिया हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कानपुर नगर निगम, ये आपका सही दिया गया है। दूसरा कह रहा है काकोरी नगर पंचायत, तो काकोरी में नगर पंचायत है और कानपुर में जो है नगर निगम है। अगला कह रहा है गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, ये आपका गलत दिया है। अगला कह रहा है लखनऊ छावनी परिषद और नगर निगम, यहाँ पर दोनों हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। आपका राइट आंसर बनेगा गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, ये आपका गलत दिया था ऑप्शन नंबर सी। और बता दें गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है, यहाँ पर जो है नगर निगम है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका 2021 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। तो बताइए दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के तहत जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जिला आयोग समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं जिला आयोग समिति में। तो इसमें जो है टोटल निर्वाचित सदस्य 20 होते हैं और पदेन सदस्य जो है 5 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। तो बताइए दोस्तों, जो केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है चालू की गई है, उसमें जो है कौन से व्यक्ति आते हैं, लाभांश होते हैं। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं आते हैं, कहने का मतलब इसमें सभी जो है पिछड़ी जाति के वर्ग आते हैं। ठीक है, बता दें कि इसमें जो है सभी पिछड़ी जाति के वर्ग के लोग आते हैं। ठीक है, जिनका अंत्योदय कार्ड बना होता है वही जो है इस के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। तो बताइए दोस्तों, सामुदायिक विकास का पहला कार्यक्रम कौन सा है।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। यही जो है सामुदायिक विकास का पहला कार्यक्रम है। और बता दें, सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा है, जो वर्ष 1953 में जो है शुरू किया गया था। तो इसका जो है शुरुआत कब की गई थी? 1953 में इसकी शुरुआत की गई थी, साथ में ये भी याद रखिएगा। और ये जो है सामुदायिक विकास का पहला जो है स्थापित कार्यक्रम भी था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने या संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है जिम्मेदारी किसकी होती है इस ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक जो है प्राधिकारी है। तो बताइए दोस्तों, कौन जो है किसी भी जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसको है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के हाथों पर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से निम्न में से अनुसूचित जनजाति का दर्जा है। तो बताइए दोस्तों, अनुसूचित जनजाति का दर्जा किसे है? तो राइट आंसर हो जाएगा, धर्मनिष्ठा से तटस्थता है, ये जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। 2014 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत इसकी जो है व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का भाग 16 निम्नलिखित में से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, संविधान का भाग 16 किस से संबंधित है? तो ये जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका यूपीएसआई में 2 बार आ चुका है क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बताइए दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो बता दें, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह आंकड़ा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो बताइए दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 338 के तहत जो है इसका गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बताइए दोस्तों, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 331 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो बताइए दोस्तों, पिछड़ी जाति के आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा काका साहब कालेकर, यही जो है
प्रथम सभापति थे पिछड़ी जाति आयोग के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में, किसमें दोस्तों, 340 अनुच्छेद में के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन जनवरी जो है 1953 में किया गया था। कब दोस्तों, 1953 में अनुच्छेद 340 के तहत जो है राष्ट्रपति के जो है आदेश पर। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो बताइए दोस्तों, कौन जो है इन चारों में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का स्थायी सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, यही जो है स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को महासंघ दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र का मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2011 यूपीएसआई का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है। तो बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें जो है टोटल 5 सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और वो 5 सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन जो है, यही 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं। और इसके अलावा जो है इसके 10 देश अस्थायी सदस्य भी हैं। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, स्थायी सदस्य जो है 5 हैं और अस्थायी सदस्य 10 हैं। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है। तो बताइए दोस्तों, इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्री मांग का संबंध मुख्य रूप से किसके लिए है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्न में से कौन सी एक उन विशेषताओं में से नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी जो है संयुक्त राष्ट्र के सुशासन की कुछ विशेषताओं में से नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सरकार की वैधता, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, इस समय इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतोनियो गुटरेस, इसके वर्तमान जो है महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे। तो बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है वर्ष 2000 में पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन जो है विश्व का सबसे नवीनतम राष्ट्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान, यही जो है विश्व का नवीनतम जो है राष्ट्र है। और बता दें कि 14 जुलाई 2011 को, कब दोस्तों, 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 193वें सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है दोस्तों, कौन से 93 देश के रूप में इसको शामिल किया गया है 2011 में। तो याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है हेंग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसकी स्थापना की बात करें
तो इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। कब दोस्तों? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसने जो है कार्य प्रारंभ जो है 1946 में किया था। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। स्थापना दिवस पूछता है तो 1945 और यह कार्य जो है 1946 से जो है शुरू किया था। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा, विधि का नियम सूचकांक को निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? अर्थात रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो इसे जो है विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में जो है मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसकी क्लास 29 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।